नमस्कार। मैं ए के बिंदुसार, संस्थापक भारतीय मीडिया फाउंडेशन, वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले सप्ताह भी आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ था और आज भी मुझे आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ कहने से पहले मैं देश के महान कवि, विश्व लेवल के वरिष्ठ पत्रकार और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूँ। उनके पावन चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। कैसे महान विभूतियाँ हमारे देश में पैदा हुई और देश का नेतृत्व किए जो। और आज आपके बीच में उपस्थित होकर अपने कुछ चंद शब्दों को मैं रखना चाहता हूँ। बार बार आपके बीच में आने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो आप सभी जानते हैं। मित्रों, जिस तरीके से आज देश के अंदर कोरोना वायरस ने अपना जाल बिछा रखा है, आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शासन की ओर से जो व्यवस्थाएं कोरोना वायरस के शिकार लोगों को ठीक करने के लिए या इस महामारी को रोकने के लिए और तेज़ी से ना बढ़ें, जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही है, बहुत अध्ययन के बाद, गहन विचार विमर्श के बाद, उसकी एक अच्छे तरीके से समीक्षा करने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुआ कि सरकार तो व्यवस्था दे रही है, लेकिन इस व्यवस्था को निचले स्तर के जो जिले लेवल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है। और एक प्रकरण और सामने आया है, भी आपने देखा होगा, विगत दिनों स्वास्थ्य प्रभारियों ने एक सामूहिक तरीके से इस्तीफा दे दिया। वाराणसी जनपद का ये मामला है। उनका आरोप है कि हमारे जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा हम लोगों के प्रति खराब रवैया अपनाया जा रहा है। मित्रों, कहीं न कहीं व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है और इससे भयानक स्थिति तो और दिखाई दे रही है देश के अंदर कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से जुड़कर काम करने वाले जो पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों के साथ भी कम जास्ती नहीं किया जा रहा है। प्रतिदिन उत्पीड़न का मामला आ रहा है। पत्रकार पूरी तरह से इस स्थिति में खड़े हो गए हैं कि वे स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी समाचार का संकलन नहीं कर सकते। जैसे भी हाल में ही आपने देखा, 4-5 दिन की घटना है, वाराणसी जनपद में एक पत्रकार महोदय हैं कृष्णा पंडित जी। उनको एक सूचना मिलती है कि एक चेक पोस्ट पर, जो दशाश्वमेध क्षेत्र का मामला था वाराणसी के, वहाँ पर मास्क के नाम पर चालान किया जा रहा था, जो लोग मास्क नहीं लगाए थे। तो एक ही व्यक्ति को 6-6 लोगों का चालान काट करके उससे पैसा वसूल लिया गया। पत्रकार ने जब उसका एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उसको मैनेज करने के लिए उनके पास फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि ऐसा अब नहीं हो सकता, तो उनके ऊपर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया गया। मतलब सच कहना इतना बड़ा गुनाह हो गया है इस देश के अंदर। अजीब हाल है। जहां एक और राम राज्य की स्थापना की बात की जा रही है, जहां एक और स्वस्थ भारत बनाने की बात की जा रही है, जहां एक और समृद्ध भारत के नवनिर्माण की बात की जा रही है, कैसे होगा, किसके बल पर होगा? एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आज देश के अंदर
लोग अवैतनिक जो देश को सेवा दे रहे हैं, जो समाज का सेवा कर रहे हैं, जो लोगों के अधिकार सम्मान की आवाज़ को उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ शासन सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं। सोशल मीडिया जो आज बहुत बड़ा एक तंत्र बन चुका है कम्युनिकेशन का, समाचारों के आदान प्रदान का, आज आपको प्रतिदिन सोशल मीडिया पर वो सारी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। हमें याद है कुछ वर्ष पहले जब किसी भी रोड पर, हाईवे हो या कहीं भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, पत्रकार हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या अन्य कोई भी नागरिक राहगीर हो, अगर उसकी सूचनाएं थाने पर दे देता था तो उसे उल्टा ही बैठा करके 10 बार पुलिस पूछती थी, कैसे हो गया, कब हुआ, तुम कैसे देखे। उसको थाने पर बुला करके हरासमेंट किया जाता था। बहुत ऐसे प्रकरण आए। अस्पताल में अगर किसी भी घायल व्यक्ति को पहुंचा दिया जाता था तो वहां पर भी उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इस पर हमारे न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक आदेश पारित हुआ। सरकार ने भी इस आदेश को पारित किया कि आप मदद करें, आपसे कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी, ताकि घायल अवस्था में कोई है तो उसे आप अस्पताल पहुंचाएं। लेकिन मित्रों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि परिस्थितियां ज्यों का त्यों बनी हुई है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। किस बात की आज़ादी, कैसी आज़ादी? मैं सिर्फ एक मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूँगा कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया से जुड़कर के काम करने वाले लोग अगर समाचार संकलन को जाते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं, किसी भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब उनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा तो फिर आदमी क्यों समाज सेवा करेगा? कहीं न कहीं समाज सेवा करने वाले लोगों के ऊपर या पत्रकारों के ऊपर अगर इस तरह का कोई घिनौना कार्य हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो ये महसूस हो रहा है, अब ये सोचने का विषय है कि कहीं न कहीं यह एक साजिश चल रही है, रोका जा रहा है कि आप समाज सेवा का कार्य ना कर सकें, आप अच्छाई के रास्ते पर ना चलें। अगर यही स्थिति रही तो ये कहना जरा सा भी गलत नहीं है। इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो आज सामाजिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है, जो देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना रखकर काम करना चाहता है, वो बड़े आसानी से गैंगों, माफिया गैंगों का शिकार हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, आज किसी भी, पूरे, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं पूरे देश की बात करता हूँ। पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, बिहार चले जाइए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक, कहीं भी आप चले जाइए, आप किसी भी थाने में अगर आप किसी के न्याय की बात करने जाएंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। कौन सा व्यवस्था चल रहा है इस देश में? कैसे देश में राम राज्य आएगा? ये बहुत ही सोचने का विषय है। वहाँ जब थाने में आप जाते हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसे अकड़ करके पुलिसकर्मी बात करते हैं कि आप तो आधा वहीं टूट जाएंगे। लेकिन उसी थाने में मैंने देखा है, मेरे आंखों देखी बात है कि अगर कोई दबंग व्यक्ति, माफिया, गुंडा, मवाली, कोई ऐसा दबंग नेता, बाहुबली नेता अगर थाने में पहुंचता है, या तो फिर थानों में, कुछ थानों में, हर थानों की बात नहीं करता, और हर थानों में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं, कुछ ऐसे थाना अध्यक्ष होते हैं, अधिकारी होते हैं जो दलालों के इर्द गिर्द काम करते हैं। सभी थानों को मैं आरोपित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जगहों का प्रमाण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जब दबंग आदमी जाता है तो बड़ी इज्जत से उसको बैठाया जाता है, चाय पिलाया जाता है। तो काहे को कोई ईमानदारी से काम करेगा? हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमको इज्जत नहीं मिल रहा है। जो खराब काम कर रहा है, जो दबंग है, जो कहीं न कहीं
फिरका परस्तों और भ्रष्टाचारियों के सहयोग में काम करता है, ऐसे लोगों की थाने में पूछ है, पकड़ है और इज्जत सम्मान है, तो वह व्यक्ति भी कहीं न कहीं गलत रास्ते की तरफ अनुसरण करने लगता है, अपने को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, कहीं न कहीं अपने को स्थापित करने के उद्देश्य से। तो मैं आज आप सभी पत्रकार बंधुओं से, सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं से, देश के तमाम उन बुद्धिजीवी लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, पिछले सप्ताह भी मैंने अपील किया था कि एक बड़ी क्रांति करने की आवश्यकता हम लोगों को है, एक बड़ी क्रांति। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा आपके बीच में बन चुका है, भारतीय मीडिया फाउंडेशन, जिसका मैं संस्थापक हूँ। और भारतीय मीडिया फाउंडेशन के हमारे जो साथीगण हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बड़े ईमानदारी से और बड़े ही सूझबूझ से समाज के उन तमाम पढ़े लिखे नौजवानों को, अधिवक्ता को, डॉक्टर्स को, तमाम ऐसे रिटायर्ड अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी जो रिटायर्ड हैं, तमाम बड़े पोस्टों से जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की खासियत, इसका उद्देश्य बताकर उन्हें संगठन से जोड़ा जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मोहम्मद आसिफ अंसारी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में नागेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में, दिल्ली में करण छोकर जी के नेतृत्व में, हरियाणा में विजय जांगड़ा जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में राजेंद्र बाघ जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड में कृष्ण माधव मिश्रा के नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर कपिल शर्मा जी के नेतृत्व में, पंजाब में डॉक्टर राजकुमार महाजन जी के नेतृत्व में, झारखंड में प्रेम रंजन झा के नेतृत्व में, बिहार में राकेश सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में, बंगाल में देवाशीष बनर्जी जी के नेतृत्व में, गुजरात में अनंत तिवारी साहब के नेतृत्व में, ऐसे जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, कर्नाटक में दर्शन जी के नेतृत्व में, उड़ीसा में, तमाम ऐसे जो राज्य हमारे हैं, हर राज्यों में हमारे पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविकांत साहू जी के नेतृत्व में, हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नमन श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, यूथ विंग के प्रमुख महासचिव दीपक गुप्ता जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय राय जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सुनगरा जी के नेतृत्व में, हर राज्यों में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बैनर तले दूसरी आज़ादी की प्रथम क्रांति हेतु पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। मैं फेसबुक इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जो भी पत्रकार बंधु हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार ऑनलाइन है, हमारे जो है राम सेवक सैनी साहब जी हैं और आदर्श कुमार पटेल साहब जी हैं, तमाम साथी इस समय ऑनलाइन है जो हमको सुन रहे हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, सामाजिक कार्यकर्तागण हैं। आप सभी नेतृत्व करें, अपने अपने जिला मंडल में बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ने का काम करें। इस बात का एहसास मैं कर चुका हूँ कि हम आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। भाई अभी तक तो आम जनता के उत्पीड़न का मामला आता था, हम लोग उनकी आवाज़ को उठाते थे। लगातार शासन सत्ता में बैठे हुए लोग कहते थे पत्रकारों के लिए कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, पत्रकार स्वतंत्र पूर्वक काम करें। लेकिन अब एक प्लानिंग के तहत जब पत्रकारों का उत्पीड़न शुरू हो गया, तब अब ये महसूस होने लगा कि अब देश पूरी तरह से जो है आज़ाद भारत में हम गुलाम नागरिक की तरह जी रहे हैं। एक क्रांति करनी होगी, एक ऐसी क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति, क्योंकि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक संगठन चलाते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन की बात करेंगे। सत्ता परिवर्तन
तो राजनीतिज्ञों के लिए नारा है, लेकिन पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, आप सभी को एक क्रांति करनी होगी। इसके लिए भारतीय मीडिया फाउंडेशन एक मंच, राष्ट्रीय मंच तैयार हो चुका है। हमने बताया आपको, देश का हर राज्य, इस समय ऐसा कोई राज्य नहीं जहां भारतीय मीडिया फाउंडेशन के लोग ना हों। हर राज्यों में भारतीय मीडिया फाउंडेशन की कार्यकारिणी काम कर रही है। हमारे पदाधिकारियों की लिस्ट बहुत लंबी है। हमारे बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। राष्ट्रीय कमेटी में सईद अंसारी साहब हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे जो है महासचिव के कड़ी में प्रमुख महासचिव हमारे विजय सिंह मिर्जा साहब हैं, अहमद तेली साहब हैं, तमाम ऐसे साथी हैं, विपिन शर्मा जी हैं, रोहित सेठ जी हैं। इस तरह से तमाम हमारे साथी, विनय शर्मा जी हैं जो यूथ विंग के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में अंबिकानंद त्रिपाठी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवती शरण तिवारी जी हैं। तमाम साथियों के नेतृत्व में काम हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे सम्मानित साथी उत्तर प्रदेश से हरिकृष्ण अग्रहरी साहब हैं। तमाम ऐसे साथियों के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कार्य हो रहा है। राजस्थान में आर डी मीना जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हर स्टेट में हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है मित्र। मैं समस्त पदाधिकारियों को, अपने भारतीय मीडिया फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान भी बड़ा ही मेहनत किया है, मदद भी किया है, लोगों का सहयोग भी किया है, लेकिन अन्य लोगों की तरह अपने आप को हाईलाइटेड नहीं किया। ये बहुत ही जो है आप लोगों के लिए हमारी तरफ से शुभकामना है। बधाई के पात्र आप लोग हैं। हमारे दिल्ली में महिला प्रदेश अध्यक्ष नीरज गुप्ता जी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष महिला सेल के जो है तारा शुक्ला जी हैं। चेयरमैन माया जी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं। अजीत कुशवाहा जी हमारे यूथ विंग के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अमरनाथ पांडे जी हैं। यूथ विंग में हमारे प्रमुख महासचिव कमलेश पाठक जी हैं। राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार मौर्य जी हैं। तमाम ऐसे साथी हैं जो आज पूरे जोश खरोश के साथ संगठन का काम कर रहे हैं। पत्रकारों के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा के साथ साथ देश के आम नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सवाल तो खड़ा हो रहा है कि आखिर जुल्म और अत्याचार हम लोग कब तक सहेंगे। हम लोग भी एक वोट के अधिकारी हैं। हम लोग कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि हम पत्रकार हैं, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो देश की सरकार बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम लोग भी अपना वोट कहीं न कहीं देते हैं, कहीं न कहीं देते हैं अपना वोट, हमारे लोग देते हैं। एक एक पत्रकार अपना वोट देता है। उसकी जहाँ भी जिस भी राजनीतिक पार्टी में या जिस नेता में आस्था है उनको विजयी बनाता है, भेजता है। कहीं न कहीं हम लोग जो सरकार बनाते हैं तो इस उद्देश्य से बनाते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे हित के लिए काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पत्रकार बंधुओं और सामाजिक कार्यकर्ता बंधुआ ध्यान दीजिए, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस देश में अवैतनिक, इस देश की सेवा करने वाला, विभिन्न अखबार और न्यूज चैनलों से जुड़कर काम करने वाला व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है। सरकार की आवाज़ जनता तक और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने वाला देश का असली समाज सेवक आज सुरक्षित नहीं है। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं उन आम नागरिकों से भी कहना चाहता हूं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, बहुत आप लोगों ने राजनीतिक पार्टियों का झंडा डंडा ढोया है और लगातार आज भी आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं न कहीं उन्हें सत्ता में बैठाने का काम कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछिए। तमाम ऐसी घटनाएं आ रही है, अपहरण हो जा रहा है,
उसका पता नहीं लग रहा है। फरियादी जो पीड़ित परिवार है दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऊपर से नीचे तक प्रार्थना पत्र देने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। गजब हाल हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक क्रांति करनी होगी। हमें किसी राजनीतिक दल से या किसी राजनेता से कोई नफरत नहीं। सत्ता चलाने का अधिकार उन्हीं को है। हम नहीं सत्ता चलाने जाएंगे। हमें कोई लालच नहीं। पत्रकार अपना काम कर रहा है, कम से कम सुरक्षा तो होनी चाहिए। पत्रकार बंधु आप देख लीजिए भाई, पत्रकार इतने बेगाना और इतने बेकार हैं कि सरकार की जब जब बजट इशू होती है तमाम योजनाओं पर फोकस किया जाता है, बजट में आप देख लीजिए, लेकिन पत्रकारों के नाम पर कोई भी बजट सरकार आज तक लागू नहीं की। कहीं भी हमें तो नहीं सुनाई दिया भाई। अगर आप लोग सुने होंगे तो आप बताइए। हमें तो कहीं नहीं सुनाई दिया कि पत्रकार जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वेब मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके स्वावलंबन के लिए यह बजट सरकार की तरफ से दी जाती है। ऐसा कोई है क्या? बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले पत्रकार, जो खोजी पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो प्रीत पत्रकारिता से बिल्कुल अलग लाखों कोस दूर खड़े होकर बिना किसी नेता की चापलूसी किए बगैर, बिना किसी थाने की दलाली या जाकर के वहाँ चौखट पर मत्था टेके बगैर वो समाज का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा है, समाज की गंदगी को साफ कर रहा है। कोई ऐसा आज तक बजट सरकार में बैठे लोग नहीं बनाए। सोचने का विषय है, सोचना पड़ेगा हम लोगों को। अगर ऐसे ही हम और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, मौन रहे, तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी, बहुत भयानक हो जाएगी। अगर हम टुकड़ों में बटे रहे, मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो तमाम छोटे छोटे संगठन चलाते हैं, संगठन चला करके पत्रकारों का एक यूनियन बनाते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक विजन होना चाहिए, अपना एक मिशन होना चाहिए, एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिस उद्देश्य पर चल करके हम इस देश को समृद्ध बना सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकते हैं। एक ऐसी सोच होनी चाहिए। बदलिए अपने सोच को मित्रों, बदलिए अपने सोच को। अगर अपने सोच को अगर आप नहीं बदलेंगे, रविकांत जी भी लाइन पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी साथी सक्रिय हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा और समाज में जो लोग संगठन चला रहे हैं देश के अंदर, जो टुकड़ों में हम लोग बटे हुए हैं, इस प्रवृत्ति को हटाना पड़ेगा। पत्रकार संगठनों से अपील है कि आप लोग राजनीतिकरण से दूर हो जाइए। राजनीति राजनेताओं के लिए बना है, उनको करने दीजिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं, प्रतिनिधि हैं। आप पत्रकारिता की गरिमा को कायम रखते हुए पत्रकारिता के उद्देश्यों पर पूरी निडरता के साथ कार्य करें। मित्रों, एक सच्चाई तो है, जिस तरीके से मैं उन अमर शहीदों को, जो कि अभी कल 15 अगस्त था, हम लोग सभी लोग अपने उन देशवासियों को उन एक संदेश दे रहे थे। देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, हम उन्हें याद कर रहे थे, उन्हें नमन कर रहे थे। आज हम पुनः उन्हें नमन करते हैं। उन तमाम अमर शहीदों को जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने फांसी पर झूल गया, यातनाएं सही, लेकिन इस देश को दास्तां से मुक्त कराया, भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। ऐसे महान पुरुषों के बलिदान को हम सदैव याद करते रहेंगे
उनके पांव चरणों में हम नमन करते हैं। अगर हम उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी पूरी निडरता के साथ। घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे तमाम महापुरुष जिस तरह शहीद हुए हैं, हम जो दूसरी आज़ादी की प्रथम क्रांति का ऐलान कर रहे हैं, हमने एक नारा दिया था जब भारतीय मीडिया फाउंडेशन की स्थापना मित्रों 26 जनवरी 2017 को किया था, तो हमने एक नारा दिया था मिशन 2024। बहुत सारे साथियों ने हमसे पूछा कि सर जी ये मिशन 2024 क्या है, आप 2024 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है मित्रों कि हम सत्ता हासिल करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि 2024 तक हम देश के उन समस्त पत्रकारों को, पत्रकार संगठनों को एक मंच पर करेंगे और इस देश में जो फिरका परस्त लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको बेनकाब करेंगे। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर नौकरशाह हो, हम उनके खिलाफ एक बड़ी क्रांति करेंगे। 2024 में वह क्रांति अपनी सफलता का परचम लहराने का काम करेगा। अभी 2020 चल रहा है, बीतने वाला है, 2-4 महीने के बाद बीती जाएगा। 21, 22, 23 और 24, तो इन जो 20 का साल है उसमें हम लोगों को अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है। लेकिन वर्तमान समय में जहाँ भी पत्रकार बंधु का उत्पीड़न हो, जहाँ भी पत्रकारों के साथ कोई भी जास्ती किया जा रहा हो, किसी का उत्पीड़न हो रहा हो, ऐसे स्थिति में हम सभी पत्रकार बंधुओं को, हम सभी साथियों को एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिलाकर हमें संघर्ष करने की जरूरत है। एक बड़ी लाइन हम लोगों को खींचनी है। आइए भारतीय मीडिया फाउंडेशन के मंच पर स्वागत है आपका। इस सच्चाई को आपको नकारना नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय मीडिया फाउंडेशन ही एक ऐसा संगठन है पत्रकार बंधुओं, जो आपको एक उद्देश्य देकर जोड़ रहा है, एक लक्ष्य देकर जोड़ रहा है। पत्रकार का उत्पीड़न हो, उसको सिर्फ न्याय दिलाने तक की लड़ाई हमें नहीं लड़नी है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संवैधानिक दर्जा मिले, हमको इसकी लड़ाई लड़नी है। हमने एक मांग रखा था कि भाई जिस तरीके से आप व्यापारी कल्याण बोर्ड बना रहे हैं, जिस तरीके से आप तमाम आयोग बना रखे हैं, उस तरीके से हर राज्य में आप मीडिया कल्याण बोर्ड की स्थापना करिए। शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं। सिर्फ भारतीय मीडिया फाउंडेशन नहीं, तमाम संगठन के लोग भी मांग करते रहे कि मीडिया आयोग बनना चाहिए, मीडिया पालिका की स्थापना होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक भी मांग हम लोगों की पूरी नहीं की जा रही। इसका मतलब यह है कि पत्रकारिता यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़कर काम करने वाले लोगों को ये रोका जा रहा है। पत्रकारिता के अस्तित्व को भारत से मिटाने की एक साजिश चल रही है। आपने देखा, एक हमारे पत्रकार साथी हैं जो रिपब्लिकन भारत के नाम से चलाते हैं चैनल, अर्नब गोस्वामी जी। एक मैटर अभी हाईलाइटेड है, पिछली बार भी मैंने बताया था, इस बार भी आपको याद दिला रहा हूँ। बिहार से जाकर मुंबई में एक्टर बनकर के एक ऊंचाई को छूने वाले सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस का मामला सामने आया। छानबीन की बात उन्होंने उठाया, उन्होंने अपराधियों तक पहुंचने की बात उठाया, अपने चैनल पर डिबेट किया। उन्हें तरह तरह की धमकी मिल रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान डाला, खुद अपने चैनल पर बयान दिया कि उन्हें धमकी मिल रही है, जेल भेजने की धमकी मिल रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। बताइए। लेकिन हम बधाई देते हैं गोस्वामी जी को कि पूरी निडरता के साथ आज भी वह
व्यक्ति लगा हुआ है इस अभियान में सच्चाई को सामने लाने में। बताइए, जो सच्चाई को सामने लाना चाहता है उसे रोकने का प्रयास हो रहा है। जो मांग हम लोगों ने रखा, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनना चाहिए। महाराष्ट्र में तो पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की घोषणा की गई कि बनाया जाएगा, उसके लिए बाकायदे पूरी फाइल, पूरी नियमावली तैयार कर ली गई, लेकिन आज तक महाराष्ट्र में उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अभी वह अधजल गगरी छलकल जाए वाले सिद्धांत पर टिका हुआ है। तो बताइए, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, स्वागत है उनका। मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि राम राज्य की स्थापना में काफ़ी अग्रसर हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी मनसा पूर्ण हो, मैं भी उनके साथ हूं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है, जहां पर पत्रकारों का प्रतिदिन उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों के ऊपर बेवजह मुकदमे किए जा रहे हैं, कहीं भी समाचार कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ किए जा रहे हैं, उन्हें वीडियो बनाने से रोका जा रहा है। लेकिन आपका आदेश था कि पत्रकारों के कार्य में कोई व्यवधान नहीं डालेगा, सरकारी कर्मचारी या थाने के लोग उनका इज्जत करे, सम्मान करे, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, उसको जुर्माना लगेगा। तमाम खबर वायरल हुआ, लेकिन कहाँ, क्या वो अमल में लाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर चुकी है। अच्छे लोगों की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे ऐसे प्रमाण आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप पत्रकारों के भी बारे में सोचिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। अन्य राज्यों की जो हालात है वो भी किसी से नहीं छिपा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हर जगह आप देख रहे हैं पत्रकारों के साथ जो हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं पत्रकारों के साथ एक साजिशन कार्य हो रहा है, उन्हें उनके कार्य से रोका जा रहा है। अभी हाल में देखिए एक और साजिश सामने आई। मेरे नहीं समझ में आता मित्रों कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट कंपनी है, इनको लाइसेंस तो सरकार ने ही दे रखा है, चाहे वो सरकारी पोर्टल तैयार करें, चाहे किसी भी पत्रकार का न्यूज पोर्टल तैयार करें, और उसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है, सरकार कहती है कि सूचना विभाग के द्वारा एक संदेश आया कि भाई यहाँ कोई जो है न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है। जब आपके पास प्रावधान ही नहीं है तो आप न्यूज पोर्टल को फर्जी कैसे कह दे रहे हैं? या जो लोग फर्जी कह करके हवा उड़ा रहे हैं, आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर न्यूज पोर्टल फर्जी है तो मैं कहता हूँ कि सरकार की सारी पोर्टल फर्जी है, चाहे वो जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की हो, चाहे किसी भी राज्य की जन सुनवाई पोर्टल हो, या उनकी जो भी पोर्टल चल रही है, चाहे मानवाधिकार आयोग भारत सरकार का हो, चाहे महिला आयोग का हो, सब फर्जी है। भाई न्यूज पोर्टल आप भी बनाकर चला रहे हैं, न्यूज पोर्टल एक पत्रकार भी चला रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई करिए अगर वो गलत काम करते हैं, कहीं भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, किसी भी गलत व्यक्ति को बढ़ावा देते हैं, या अपने चैनल या पोर्टल के नाम पर जो है किसी को वो लूटने का प्रयास करते हैं, तो अपराधी के श्रेणी में आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, जो सच्चाई को सामने लाने वाला व्यक्ति है, अगर वो पत्रकार नहीं भी है तो उसको अधिकार है
ये हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। एक एक नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह किसी न्यूज पोर्टल के माध्यम से कार्य करे या सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करे। अगर आप संविधान में उनको उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं दिया है तो यह सरकार में बैठे हुए लोग, संविधान पीठ में बैठे हुए लोग स्पष्ट करें कि देश के नागरिकों का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आपने जन सूचना अधिकार अधिनियम दिया है, उसके जरिए जन सूचना अधिनियम के तहत रिपोर्ट मंगा करके अगर हम सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो हम कौन सा अपराध कर रहे हैं भाई? हमारा पत्रकार कौन सा अपराध कर रहा है? या देश का कोई भी एक आम नागरिक अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा हो चाहे सरकारी, या किसी भी स्थान पर अगर वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है तो कैसे आप उसको फर्जी कह रहे हैं? कैसे आप उसके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं कि आप ट्विटर बंद करा दीजिए, हम अपनी आईडी ट्विटर नहीं चलाएंगे, फेसबुक बंद करा दीजिए, हम नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप सिस्टम सब कुछ आप जो है बंद कर दीजिए, कोई नहीं चलाएगा। लेकिन जब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश का पत्रकार, नौजवान, एक एक नागरिक जब समाज के लिए काम कर रहा है तो आप उसे फर्जी कह के प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे न्यूज पोर्टल पर अभी एक खबर आई थी कि न्यूज पोर्टल के लोग प्रेस कार्ड जारी नहीं करेंगे। हमारे नहीं समझ में आता कि पत्रकारिता क्या होती है, प्रेस क्या होता है, इसको आप आखिर वेरीफाई क्यों नहीं करते? इसके लिए एक जो है नियमावली क्यों नहीं सामने लाते? बताइए, हमें प्रेस का अर्थ तो बता दीजिए, हमें मीडिया का अर्थ तो बता दीजिए, हमें पत्रकारिता का अर्थ तो बता दीजिए, हम उसी पर चलेंगे। आप बताएंगे भी नहीं, फर्जी भी कहेंगे, न्यूज पोर्टल चलाने वालों को फर्जी कहेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे किस बात की कार्रवाई करेंगे भाई? जब संविधान ने एक आम नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार दे रखा है तो आप किस बात की कार्रवाई करेंगे? इसका मतलब साफ साफ है कि आप पूरी तरह से चाहते हैं कि जिस तरह से अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाकर अपना राजपाट चलाए और आप भी गुलाम बनाकर के लोगों को रखना चाहते हैं। तो किस बात का लोकतंत्र? कैसा लोकतंत्र, कैसा प्रजातंत्र है ये कि जहां प्रजा को अपनी बात रखने का अधिकार न हो, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार न हो? कैसा प्रजातंत्र है? समझना पड़ेगा। मैं राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से अपील करता हूं कि जो इस तरह के फिरका परस्त लोग हैं, जो संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, जो सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ साथ देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील करूंगा कि आपके आदेशों की जो भी धज्जियां उड़ाई जा रही, चाहे जिस जिले में, आपसे निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई करें, नहीं तो देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। देश का युवा जो आज समाज सेवा के क्षेत्र में आ रहा है, जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है, वो बड़ी आसानी से माफिया गैंगों के हाथों का शिकार हो जाएगा। बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, अस्पतालों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, हर जगह तो लोग मनमाना कर रहे हैं। इसको रोकेगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इसको रोकेगा कौन, इसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? शासन सत्ता में बैठे हुए लोग ही तो एक्शन लेंगे। इसलिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को आप सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस निर्णय लें, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम को लागू करें, हर राज्यों में सख्ती से लागू हो, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को खुल करके
कार्य करने दिया जाए, उन्हें उनका संवैधानिक जो अधिकार है उन्हें मिले। देश को अवैतनिक सेवा देने वाले जो हमारे पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका बीमा हो, उनके परिवार की सुरक्षा हो, आदि जो हम लोगों ने आपके समक्ष मांग पत्र रखा है, आप उस पर विचार करें। मेरे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि अब समय आ गया है, हम लोगों को अब एकजुट होना है, एक मंच पर आना है। टुकड़ों में बढ़ बढ़ करके रहने से कोई फायदा नहीं है। एक चीज़ तो आप जान लीजिए, कुछ लोग जो हमारे पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो राजनीतिक साजिश के शिकार भी हैं, जो हम लोगों को एक होने से रोकना चाहते हैं। एक मजबूत संगठन, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बने, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर अपनी एक यूनियन हो, एक अपनी पहचान हो, उसको भी रोकना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो राजनीतिक शिकार हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में संगठन बना करके हम लोगों को बांट रहे हैं। आप किसी भवकाल में ना पड़ें, किसी भ्रम में ना पड़ें। आपको टुकड़ों में बढ़कर नहीं रहना है। अगर टुकड़ों में बढ़कर रहेंगे तो आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप घर बैठ जाएं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश प्रदेश की स्थिति है, सरकार के आदेशों की धज्जियां निचले स्तर के अधिकारी उड़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वर्तमान समय में परिस्थितियां बहुत डामाडोल है। हम लोगों को अपनी एकजुटता प्रदर्शित करके मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। मित्रों, बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना है, बातें बहुत है। कुछ उत्पीड़न के भी मामले हम लोगों के समक्ष आए हैं, जिस पर हम लोगों ने लिखा पढ़ी तो किया है और पीड़ित लोगों से भी करवाया है। कई ऐसे हैं जो हमारे पत्रकार भाई, चाहे वो राशन की दुकान पर भ्रष्टाचार का मामला हो, या अस्पताल के अंदर भ्रष्टाचार का मामला हो, या जो कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, तमाम जगह क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, वहाँ भी भ्रष्टाचार के तमाम मामले आते हैं। तो उन सब मामलों को उजागर करने पर उनके ऊपर मुकदमे हो जा रहे हैं महामारी एक्ट के अंतर्गत। और कहीं न कहीं ऐसी बहुत सी घटनाएं आई हैं जहां पत्रकारों को समाचार कवरेज करने के दौरान या घर जाते समय उनके आई कार्ड छीन लिए गए हैं और पुलिस के द्वारा। तमाम ऐसे घटना जो है सामने आया। अभी आप देख रहे हैं कि पत्रकार कहीं भी अगर जा रहा है कवरेज करने तो उसे धक्के मार दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, इसके खिलाफ हमें एक निर्णायक जंग लड़ना होगा। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाइए। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के पदाधिकारीगण से भी मैं अपील करता हूं, जो हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जोन अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और अपने तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कि आप सभी साथी एक सोच बनाइए, लोगों को जागृत करिए, प्रयास करिए, एक मंच पर लोगों को लाइए। इस लड़ाई को बड़े मजबूती के साथ हम लोग को लड़ना है। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय संजय कुमार मौर्य जी, राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन माननीय बाबूलाल जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अंसारी जी, तमाम ऐसे जो साथी हैं जिनके नेतृत्व में करण छोकर जी, एन तिवारी साहब, भगवती तिवारी जी, रविकांत जी, तमाम जो हमारे साथी हैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, संजय राज साहब हैं, सईद अंसारी साहब हैं,
आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय मीडिया फाउंडेशन के मंच को आप मजबूत करें। एक बड़ी लड़ाई हमें लड़नी है और मैं अपने जिला अध्यक्षगणों से भी अपील करूंगा, जो लोग आज ऑनलाइन होंगे, जो हमें सुन रहे हैं, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, कि आप सभी साथी वर्तमान समय में जो सरकार का आदेश है, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किया गया है कोरोना वायरस के प्रकरण को लेकर के, आप पूर्णतः पालन करते हुए, सच्चे मन से इसका पालन करते हुए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप अपने अपने ज़िले में खास पत्रकार बंधुओं की मीटिंग रखें, पदाधिकारियों की मीटिंग रखें। ऑनलाइन भी मीटिंग आप ज़िले स्तर का कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी मीटिंग कर सकते हैं। करके आप लोगों को एक दिशा निर्देश जारी करें, ज़िले के संगठन को मजबूत करें, हर ब्लॉक हर तहसील की खबरों को आप संकलित करें, उसे राष्ट्रीय कार्यालय तक भेजें। संगठन के माध्यम से जितने भी अखबार और चैनल के लोग जुड़े हुए हैं, जो भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बैनर तले रहकर संचालित कर रहे हैं, भारतीय मीडिया फाउंडेशन के सशक्त मीडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सशक्त मीडिया, समृद्ध भारत के नवनिर्माण के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। ऐसे उन तमाम हमारे जो वेब चैनल हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं, उनमें समाचारों को प्रकाशित किया जाएगा, करवाया जाएगा, और सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम अपनी बात को रखेंगे। सोशल मीडिया पर भी हम उन खबरों को पोस्ट करके सरकार तक पहुंचाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। मित्रों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हर सप्ताह कुछ न कुछ बातों को लेकर आपके बीच में हम आते रहेंगे, अपनी बात को हम आपके बीच में रखते रहेंगे। मैं चाहूँगा अपने संगठन के तमाम साथियों से कि आप लोग भी अपने स्तर से फेसबुक पर लाइव होकर के अपने क्षेत्र की समस्याओं को, पत्रकारों की समस्याओं को, सामाजिक कार्यकर्ता की समस्याओं को भी रखें। इसके साथ साथ देश के आम नागरिकों की भी समस्याओं को रखें। अगर किसी भी कर्मचारी अधिकारी का भी उत्पीड़न होता है किसी के द्वारा, अगर वह प्रकरण अगर आपके मंच तक आता है, आपके ज़िले में अगर इस तरह की घटनाएँ घटती है, चाहे वो प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी हो, अगर उन्हें भी तकलीफ़ होती है, उनको न्याय नहीं मिलता है, तो आप सभी साथी उनकी भी आवाज़ को बुलंद करें। क्योंकि मीडिया का धर्म यही है कि हमें किसी के भी साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना है। हम लोगों को पूरे तंत्र को एक साथ लेकर चलना है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सभी तंत्रों से जुड़े हुए लोगों के साथ कहीं भी अगर अत्याचार होता है तो एक मीडिया कर्मी का धर्म होता है, एक पत्रकार का धर्म होता है कि आप उनकी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि आप ही इस समाज के असली आईना है, आप ही इस देश की असली आंखें हैं। तो आपको पूरी तरह से तटस्थ रहना है, जागरूक रहना है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अंत में मैं कह रहा हूं कि आप जिस मुहिम को लेकर चल रहे हैं, जिस दुर्व्यवस्था के खिलाफ आप अपने पत्रकारिता धर्म को निभा रहे हैं, पत्रकारिता के राह पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी बलिदान किया है, उस तरह हो सकता है हमारे और आपके बीच से भी किसी न किसी को बलिदान होना पड़े। एक महापुरुष थे जिन्होंने एक बड़ी क्रांति किया था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जिनका नाम था, जिन्हें बिहार का लेनिन भी कहा जाता था। वो राजनीतिक व्यक्ति थे, ठीक है, कहीं न कहीं उनका उद्देश्य राजनीति से प्रेरित था, लेकिन कहीं न कहीं वो उस वर्ग की, उस समाज की लड़ाई लड़ते थे जिनको अभी 15 मिनट में आया समाज में सम्मान नहीं मिलता था, जिनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता था।
और उन्होंने एक बात कहा था कि मैं 100 साल की एक लंबी नींव डाल रहा हूँ, इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं होगी। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो मित्रों, ठीक उसी तरह हम और आपको एक ऐसा संघर्ष करना है, और जिस संघर्ष की जो कड़ी में हम लोगों ने अपने को उतार रखा है, तो हमारे जैसे पहली पीढ़ी के लोगों को मार दिया जाएगा, और मारा भी जा रहा है, आप देख भी रहे हैं। और हमारे दूसरी पीढ़ी को जेल के सलाखों में डाला जाएगा। अब वो सिलसिला शुरू हो गया है। अभी पत्रकार बंधुओं की हत्या का सिलसिला चल रहा था। आप आज से पहले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल की समीक्षा आप कर लीजिए। आप सभी पत्रकार बंधु समीक्षा कर लीजिए, आप देख लीजिए। मैं नाम नहीं लूँगा, आपको अगले सप्ताह कहेंगे तो आज से पहले 10 साल का मैं आपको बायोडाटा दे दूंगा कि 10 साल यानी 2001 से लेकर के, मैं 20 साल का भी दे सकता हूँ, 2001 से लेकर 2020 तक के बीच में कितनी हत्याएं पत्रकारों की हुई, आपको मैं डाटा दे दूंगा। अभी ताज़ा उदाहरण आप देख ही रहे हैं, गाजियाबाद में प्रकरण सामने आया, और तमाम लखनऊ में पत्रकारों का जानलेवा हमला हुआ, सोनभद्र में जानलेवा हमला हुआ, विक्रम जोशी जैसे लोग मारे गए, उसके पहले मिश्रा जी मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें दिखाई दे रही है कि आज से पहले पत्रकारों का एक शोषण हुआ, उनकी हत्याओं का दौर चला है। अब पत्रकारों को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, उनके ऊपर अब मुकदमे हो रहे हैं। सच्चाई कहने वाले लोगों को अब जीने का अधिकार नहीं है, वो बाहर खुलेआम नहीं जी सकते, उनके लिए अब जेल है। अगर आपको जेल जाना है तो आपको न हत्या करना है, न किसी को मारना पीटना है, न कोई तोड़फोड़ करना है। आप सिर्फ भ्रष्टाचार का उजागर कर दीजिए, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे। ये जान लीजिए। मतलब अपराध, इतना बड़ा अपराध, मतलब इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं बचा है। सच्चाई को रखने वाला व्यक्ति मारा जा रहा है। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले जो लोग हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। और जो इसी पत्रकारिता क्षेत्र में जो इन फिरका परस्तों की चापलूसी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडित कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके पीछे मैंने बताया कि हमारे कुछ ऐसे भी पत्रकारिता जगत के लोग हैं जो लगे हुए हैं, जिनसे पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके आड़ में वो अपनी दुकानदारी को खूब अच्छी तरह से चलाने के माहिर हो चुके हैं। वो शुद्ध रूप से राजनेता हैं, नेता हैं। जब वो सोशल मीडिया पर आएंगे तो उनका बयान सिर्फ जो है असली नकली पत्रकारों के फर्क बताने का होगा। वो जब सोशल मीडिया पर आएंगे तो एक दूसरे पर लांछन लगाने का होगा। बस उनका यही धंधा है, और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे लोग पत्रकारिता को किस दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए रियल में जो खोजी पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से करना चाहते हैं, मेरे साथियों, आप एक हो जाओ। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के मंच पर आप संगठित हो जाओ। एक बड़ी क्रांति हम लोगों को करनी है। मित्रों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए फिर आपके बीच में आएंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दिनेश कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे साथी हैं, राम सेवक सैनी साहब, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना मूल्य समय दिया है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरी इस आवाज़ को आप लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अपने तमाम साथियों को हमारा यह जो है अपील का ये जो वीडियो है, जो ये लाइव में हुआ हूँ, इसको आप शेयर करें अपने अपने ग्रुपों के माध्यम से। मेरी आवाज़ को आप उन लोगों तक पहुँचाएँ
जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना तो चाहता है, लेकिन उसके पास कोई मंच नहीं है, उसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, उस व्यक्ति तक हम लोगों की बात को, हमारी इस बात को पहुंचाने का आप काम करें और उन्हें संगठन की मुख्यधारा से जोड़ें, जिससे हम भ्रष्टाचार की मुहिम को मजबूती के साथ लड़ सकें। मित्रों, अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती मीडिया फाउंडेशन।